नमस्कार दोस्तों। उप अंकेक्षक यानी कि असिस्टेंट ऑडिटर या सब ऑडिटर के 69 पोस्ट के लिए हम धमाकेदार तैयारी कर रहे हैं और आपको भी करा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन हो या कोर्स में हो। और ये सुनहरा अवसर है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए जितनी हो सके उतना तैयारी करेंगे हम लोग। ठीक है, ये ऑडिटिंग के टॉप 35 एमसीक्यूज हैं। इसको एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा तो थोड़ा सा क्वेश्चंस के साथ और भी समझ विकसित होगी। क्लियर है? एमसीक्यूज के साथ साथ कुछ थ्योरी पोर्शन भी ऑटोमेटिकली समझ आना चालू हो जाएगा आपको। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, ऑडिट में तो अकाउंट्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं, ऑडिट में तो ये कंपनीज वाले क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अरे भाई, ऑडिटिंग कहाँ से डिराइव हुआ? ऑडिटिंग आप किसकी कर रहे हैं? अकाउंट्स की ही तो कर रहे हैं। कोई जो अकाउंटिंग बना रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, उसी की तो ऑडिटिंग कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि ऑडिटिंग में उसके क्वेश्चंस इन्वॉल्व नहीं रहेंगे? ठीक है, तो चलिए, अगर मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ तो एकदम निश्चित रहिए। टेस्ट सीरीज में भी कुछ बच्चों ने सवाल उठाए, तो भाई ऑडिटिंग अकाउंट्स की कर रहे, तो कुछ अकाउंट्स के। अभी देखो, मान के चलो एक मशीन आपने खरीदा और मशीन खरीदने को आप परचेज अकाउंट में डाल दिए, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो ये चीज़ ऑडिटिंग में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अकाउंटिंग का भी क्वेश्चन है, अकाउंटिंग का भी पार्ट है, ऑडिटिंग का भी पार्ट है। ठीक है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में बैलेंस शीट ऑडिट किसके समानार्थी है? देखो, इंडिया में आमतौर पे बैलेंस शीट ऑडिट को एनुअल ऑडिट ही बोल दिया जाता है, या एनुअल ऑडिट को बैलेंस शीट ऑडिट बोला जाता है। ठीक है, आप ये शब्द सुने होंगे एनुअल ऑडिट, लेकिन आमतौर पे उसको बैलेंस शीट ऑडिट भी बोला जाता है। तो इंडिया में बैलेंस शीट ऑडिट इज सिनोनिम फॉर एनुअल ऑडिट। ठीक है, चलिए, अंकेक्षण का मुख्य लाभ क्या है? ऑडिटिंग का मेन लाभ क्या है? ये बताइए, खुद आप जज करने की कोशिश करिए। अगर आपने अकाउंट्स मेंटेन किया, उसका आप ऑडिट करा रहे हैं, क्या-क्या लाभ हो सकते हैं बताओ? पहला लाभ तो यही होगा ना कि जो भी गड़बड़ी है, जो भी त्रुटि है, वो समझ आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो जो भी एरर्स हैं, वो पता चल जाएँगे। कोई दूसरा फ्रॉड किया होगा, वो फ्रॉड मालूम चल जाएगा। ठीक है? आप संतुष्ट हो जाएँगे कि भैया हाँ, ऑडिट हो गया मतलब मेरा अकाउंट्स सही है, कुछ हद तक तो सही है। ठीक, कोई टैक्स चोरी करने की कोशिश कर रहा होगा, कोई पैसे बचाने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो रोका जा सकता है। तो इसके क्या-क्या लाभ हो सकते हैं? अंकेक्षण का मुख्य लाभ क्या है? लेखांकन त्रुटियों का ज्ञान, कार्यकुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, भ्रष्टाचार का अंत, ये सब चीज़ हो जाएगा, सारे लाभ हैं। अंतरिम अंकेक्षण कब किया जाता है? इंटरिम ऑडिट। अभी देखिए, बहुत बढ़िया सवाल बनाया, देखो, वन इज इंटरिम ऑडिट कंडक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट एनी टाइम, एट द मिडिल ऑफ द ईयर। तो देखो, तीसरे क्वेश्चन का जवाब अपना मिडिल ऑफ द ईयर मत मार देना, अंतरिम है और बीच वाला है तो बीच में ही होगा, मिडिल ऑफ द ईयर नहीं। इंटरिम ऑडिट किसी भी समय किया जा सकता है, किसी भी समय। अरे कंपनी को भैया, जैसे कोई भी एक फॉर्म है, वो अपना ऑडिट करवा रहा है, उसको बीच में लाभ जानना है, बीच में सारा चीज़ चेक कराना है, तो ज़रूरी थोड़ी ना एकदम नहीं, बीच 6 महीने खत्म होंगे तभी मैं कराऊँगा। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद करा सकते हैं, क्या समस्या है? ठीक है? तो किसी भी समय कराया जा सकता है, ना कि मिडल ऑफ द ईयर में। ठीक? आगे देखते हैं अगला सवाल, व्यवसाय के कर्मचारियों द्वारा किया गया अंकेक्षण क्या कहलाता है? अगर यहाँ पर ऑप्शन में इंटरनल ऑडिट दिया होता तो बिल्कुल मैं इंटरनल ऑडिट आंसर लेता, लेकिन यहाँ पर देखो, ऑडिट डन बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द बिजनेस अंडरटेकिंग इज कॉल्ड, इंटरनल ऑडिट ऑप्शन में नहीं है, तो मैं मैनेजमेंट ऑडिट लूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट द्वारा ही वो कराया जा रहा है, मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, व्यवसाय के कर्मचारियों द्वारा किया गया अंकेक्षण क्या कहलाता है? मैनेजमेंट ऑडिट कहलाता है। क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर? चलिए, ये देखिए, ये लास्ट टाइम ऑडिटर का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, दूसरे विभाग का था, उसमें फर्स्ट रैंक स्कोर किया गया। ये अकाउंटेंट का एग्जाम था 2018, सेकंड रैंक स्कोर हुआ। उसके अलावा टोटल 18 एग्जाम्स हो गए, व्यापम, एसएससी, रेलवे सब मिला के निकालते हुए। ठीक है, तो वो पूरा अनुभव, पूरा एग्जाम निकालने का अनुभव मैंने अपने इस कोर्स में शामिल किया हुआ है, सहकारिता उप अंकेक्षक के ऑडिटर के कोर्स में। इसमें लाइव क्लास भी चलती हैं, 4 से 6 लाइव क्लासेस चल रही हैं, और रिकॉर्डेड भी, आपको सारे वीडियो शुरू से मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, तो वो सारा आप तैयारी कर सकते हैं। एक पोस्ट से थोड़ी सी कमी आपको बाहर कर देगा। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि आपने सब पढ़ लिया है, आपको बहुत आता है, आप बीकॉम को में अच्छे परसेंटेज लेके हैं। ठीक है, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दैट डजंट मैटर। ठीक है, पॉइंट पॉइंट मार्क्स से रेस से बाहर हो जाते हैं, पॉइंट मार्क्स में 30 40 50 लोग अटके हुए होते हैं। ठीक, हमारा एक स्टूडेंट था, आकाश चंद्राकर, फिर बाद में स्टाफ भी बने, टीचर के रूप में पढ़ाए भी, और फाइनली ज्वाइनिंग भी हो गई। सहकारिता का एग्जाम, जो जिस विभाग का आप एग्जाम दिला रहे हैं, उसी विभाग की मैं बात कर रहा हूँ। जो उनका मार्क्स था 55 पॉइंट समथिंग मार्क्स, उस मार्क्स में लगभग 40-50 लोग थे, 40-50 लोग, और चूंकि उसका एज कम था, तो वो पिछड़ गया। ज़्यादा एज वाले को बराबर मार्क्स में बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है,
तो 0.5 मार्क्स से बाहर हो जाते हैं। तो वो चूक ना हो आपसे, सारा कंटेंट इसके अलावा इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि और लेंदी किताब, मोटी इतनी किताब देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी का सार पढ़ाना है। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि वहाँ सर एमसीक्यू किस बेसिस पे आएंगे। ऑडिटिंग और मैनेजमेंट इतना थ्योरी थ्योरी इतना कुछ दिया हुआ है, वहाँ से एमसीक्यूज कैसे बनते हैं वो आपको समझ आना चाहिए। तो इसमें मैं थ्योरी और एमसीक्यू दोनों साथ साथ कराते चलता हूँ। उसके अलावा भी से आप टेस्ट सीरीज परचेज करें, वो कोर्स के अलावा आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी दिलाते चले। 25 टेस्ट है, 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, जो 4 अलग अलग सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, ऑडिट, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स के। और उसके अलावा 5 फुल लेंथ टेस्ट है, जैसे एग्जाम का पैटर्न रहेगा 100 क्वेश्चन का, ठीक वैसे ही। तो आपका एग्जाम का भी सही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर कोई फुल सीजीपीए में कोर्स खरीदा होगा तो इसमें वो इंक्लूडेड रहेगा, ये मिल जाएगा आपको, ठीक। ये अभी फीस 5000 है, ये 29 रुपये में मिल रहा है, बाद में नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, कैसे खरीदना है? तो ये एप्लीकेशन है योगेन साहू क्लासेस, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 100K प्लस डाउनलोड्स है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ऐप डाउनलोड है कॉम्पिटेटिव फील्ड में, अगर आप देखेंगे तो, ठीक। और नहीं दिक्कत आ रहा है तो वो हेल्पलाइन नंबर 8770123687, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 8770123687। पांचवा क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसके लिए अंकेक्षण विलासिता माना जाती है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग इज कंसिडर्ड एज अ लग्जरी? तो भैया लग्जरी मतलब क्या? लग्जरी का क्या मतलब है? जो नीड नहीं है वो लग्जरी है। जिसकी भी नीड नहीं है आपको और वो चीज आप ले रहे हो, वो लग्जरी है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे, मिडिल क्लास फैमिली, आपके परिवार की इनकम 40-50 हज़ार रुपये महीने है। आप लोगों का 4 लोगों का परिवार है, 4 लोगों को आना जाना होता है, आपने एक कार लेने का सोचा, जी बिल्कुल। आपकी ज़रूरत 7-8 लाख के मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में भी हो सकती है। आपकी ज़रूरत जो है उस फ्रॉन्क्स की गाड़ी में भी पूरी हो सकती है। 8 लाख रुपए का आपने कार ला लिया, ज़रूरत पूरी है। वो ज़रूरत है, एक्चुअल में वो नीड है, वो नेसेसिटी है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं मैं बीएमडब्ल्यू लेके आऊँगा, मैं ऑडी लेके आऊँगा, मैं मर्सिडीज़ लेके आऊँगा, और लोन में आपने उठा लिया। फिर वो बोलेंगे वो लग्ज़री है, वो नीड नहीं। जो भी चीज़ नीड नहीं है वो लग्ज़री है। तो मुझे ये बताइए, छोटे शॉप जो भी है ना, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट इज कंसिडर्ड एज लग्ज़री? तो कंपनी के लिए नहीं, पार्टनरशिप के लिए नहीं, सोल ट्रेडर के लिए ऑडिटिंग जो है वो लग्ज़री हो सकता है। क्यों? उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्यों? ट्रांज़ैक्शन स्मॉल हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन नहीं है, ओनर भी एक ही है, पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में है। तो फिर उसको ऑडिटिंग की उतनी नीड नहीं होती है, वो करवा रहा है तो लग्ज़री है उसके लिए, ठीक है, समझ आई बात? तो एकल व्यापारी के लिए ऑडिटिंग क्या है? लग्जरी है, बाकी लोगों के लिए नेसेसिटी है। अगला सवाल देखते हैं, अंकेक्षण साक्ष्य ऑडिट एविडेंस का सोर्स क्या है? तो दोनों सोर्स हो सकते हैं भाई, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल सोर्स बोले तो जो भी कैश बुक हो गया, एविडेंस मतलब क्या? प्रूफ। तो इंटरनल अंदरूनी से कहाँ से मिलेगा? अंदरूनी मतलब कंपनी के अंदर से कहाँ से मिलेगा? तो कैश बुक से मिल जाएगा, लेजर से मिल जाएगा, वाउचर्स चेक किए जाते हैं। बोले सर बाह्य एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाद में बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं भाई, बैंक से स्टेटमेंट मिला है तो बैंक अंदर थोड़ी ना काम कर रहा है, बैंक तो बाहर काम कर रहा है, ठीक है। कंफर्मेशन लेटर हो गया, ये सब एक्सटर्नल सोर्स में आ जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। विशेष अंकेक्षण स्पेशल ऑडिट का आदेश कौन दे सकता है? स्पेशल ऑडिट, हु कैन ऑर्डर स्पेशल ऑडिट? बताइए कौन दे सकता है, ठीक है। सबसे पहला ये जान लो आप, स्पेशल ऑडिट कब नीड है उसकी? तो स्पेशल ऑडिट की नीड तब पड़ती है भाई जब कोई गड़बड़ी का अंदेशा हो, कोई धोखाधड़ी हो गया हो, फ्रॉड हो गया हो, कोई कंपनी पैसे लेके भाग जा रही है, डुबा दे रही है, ठीक है। या ऑडिट कराना सार्वजनिक हित में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो ऐसे केस में केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश दे सकती है स्पेशल ऑडिट का। आंतरिक अंकेक्षक को कौन हटा सकता हूं? कैन रिमूव एन इंटरनल ऑडिटर? देखो सबसे पहले तो ये जान लो, इंटरनल ऑडिट करता कौन है? इंटरनल ऑडिट इज डन बाय एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, खुद एम्प्लॉइज करते हैं वहां के। क्यों? ये देखो एकदम कोई नीड नहीं है। इंटरनल ऑडिट इसलिए किया जाता है भाई ताकि मैनेजमेंट ठीक हो जाए, सब अकाउंट्स ठीक ठाक मेंटेन हो, प्रॉपर कंट्रोल बना रहे, अपनी संतुष्टि के लिए सब स्मूथ चले, इसलिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है। और वहीं के एम्प्लॉइज को अपॉइंट कर देते हैं, तो मैनेजमेंट के द्वारा ये अपॉइंट किया जा रहा है, समझ लो, तो मैनेजमेंट ही हटा सकता है उसको। इसमें गवर्नमेंट शेयर होल्डर ये सबका कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। अंतरिम अंकेक्षण का अर्थ वह है जो अंकेक्षण किन दो अंकेक्षणों के बीच किया जाता है? तो देखो इंटरिम ऑडिट का मतलब क्या होगा, तो यहां पर आप थोड़ा गलती कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। मान के चलो अभी 2025 चल रहा है और 2025 में एक ऑडिट हुआ, ठीक है। जैसे 1 अप्रैल 2025 को एक ऑडिट हुआ, इसको क्या बोल दिया? एनुअल ऑडिट। एग्जाम्पल लेना है ना, एनुअल ऑडिट,
फिर 2026 आया, 2026 चला, 1 अप्रैल 2026 को फिर एक ऑडिट हुआ, इसको भी मैं क्या बोलूँगा? एनुअल ऑडिट बोलूँगा। साल में जो एक बार हो रहा है भई उसको क्या बोलेंगे? एनुअल। तो ये एनुअल ऑडिट हो गया। तो 2025 में एनुअल ऑडिट हुआ, 2026 में एनुअल ऑडिट हुआ। इस 1 साल के पीरियड के बीच में जो ऑडिट होगा उसी को तो मैं इंटरिम ऑडिट बोलूँगा क्या? अंतरिम अंकेक्षण। तो अंतरिम अंकेक्षण का अर्थ क्या है? वह अंकेक्षण है जो 2 एनुअल ऑडिट के बीच में हो, वार्षिक अंकेक्षण के बीच में हो। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं, जब कोई अंकेक्षक पूरे वर्ष संगठन के अभिलेखों का परीक्षण करता है तो उसे क्या कहा जाता है? व्हेन एन ऑडिटर ऑडिट्स द रिकॉर्ड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द ईयर, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ऑडिट। सतत ऑडिट, लगातार, ठीक है, लगातार होता है। और ज्यादातर आप देखेंगे ये सब बैंक और बड़ी कंपनियों में उपयोगी होता है, क्योंकि कोई भाई उसमें बहुत हौच पौच हो जाएगा। एक साल आप लास्ट में सोचेंगे कि सबको रिव्यू कर लूँ, सबको ऑडिट कर लूँ, सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर लूँ, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए डेली डेली करना होता है, लगातार करना होता है। डेली तो नहीं बोलेंगे, लगातार कंटिन्यूस ऑडिट। वो वीकली हो सकता है, वो मंथली हो सकता है। तो आंसर है कंटिन्यूस ऑडिट। निम्न में से किस देश ने सबसे पहले कंपनी अधिनियम में अंकेक्षण को मान्यता दी? तो देखो ज्यादातर इसमें ना इंग्लैंड का ही आंसर मिलेगा, है ना, इंग्लैंड। डी ऑप्शन है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने सबसे पहले अपने कंपनीज एक्ट में ऑडिटिंग को रिकॉग्नाइज किया और मॉडर्न ऑडिटिंग वहीं से चालू होता है। ठीक है, इंग्लैंड को आधुनिक अंकेक्षण, मॉडर्न ऑडिटिंग का जन्म स्थान भी माना जाता है। ठीक है, समझ आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गलत आधार पर संपत्तियों का मूल्यांकन किस प्रकार की त्रुटि है? ये इसी के मैं बात कर रहा था। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डला है, एक बच्चे ने बोला सर ये कैसे आप अकाउंटिंग का डाल दिए, तो फिर अब मैं उसको क्या बोलूँ? क्या आप क्या 11 12 और बीकॉम एमकॉम किए होंगे आप? ठीक है, इसी को तो ऑडिटर चेक करेगा, ये भी तो उसका एक हिस्सा होगा कि भाई आपने ये गलती कर दी। ऑडिटर का काम ही है गलती ढूंढना। वैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑन रॉन्ग बेसिस इज विच टाइप ऑफ एरर? गलत आधार पर, गलत सिद्धांत पर अगर कोई अकाउंटिंग कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग के हिस्से में भी, अकाउंटिंग के सिलेबस में भी। इसको आप पढ़िएगा, यहाँ से सवाल अच्छे खासे बनेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण दिया था कि भाई अपन मशीन बेच दिए, वो मशीन बेच दिए, है ना, तो वो कोई ऐसा सेल रिसिप्ट नहीं है, वो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। खरीद के लेके आ गए, फर्नीचर खरीद के लेके आ गए, उसको परचेज में डाल दिए, तो भाई कोई डेली बेचने वाला माल थोड़ी ले रहे हो आप, फर्नीचर ले रहे हो जो सालों साल काम आएगा, तो वो प्रिंसिपल एरर कहलाएगा। सतत अंकेक्षण विशेष रूप से किसके लिए आवश्यक नहीं है? कंटिन्यूस ऑडिट इज स्पेशली नॉट नीडेड फॉर। तो देखो, सतत अंकेक्षण, कंटिन्यूस ऑडिट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, स्मॉल कंसर्न बैंक, स्मॉल कंसर्न, छोटे उपक्रम के लिए। क्यों? मैंने बताया ट्रांजेक्शन छोटे होंगे तो उसको साल में एक बार भी करे तो हो जाएगा, साल में एक बार भी आप देखोगे तो हो जाएगा। जैसे देखो छोटे बच्चे जो होते हैं, 1-2 साल के बच्चे, उसको लगातार देखने की ज़रूरत होती है कि नहीं होती? क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? कुछ बच्चा कचरा उठा के मुँह में तो नहीं डाल लिया, कुछ गलत सलत तो नहीं खा लिया, सीढ़ी ऊपर तो नहीं चढ़ गया। देखभाल करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन वही बड़े बच्चे की देखने की ज़रूरत क्या? जब बड़े हो जाते हो तो एक बार कॉल आता है, आप घर से बाहर हो तो, हाँ, कब आओगे, कितने टाइम आओगे, बस काम खत्म हो जाता है। बस वैसे ही जब ट्रांज़ैक्शन छोटे हैं, तो नीड है क्या? नहीं है। उसको साल में एक बार भी करेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन बड़े कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं, बैंकिंग कंपनीज़ हैं, तो इन लोगों के लिए कंटीन्यूअस ऑडिट ज़रूरी हो जाता है। तो किसके लिए नहीं नीडेड है? ऑप्शन सी, छोटे उपक्रम के लिए। ओडायर शब्द का अर्थ क्या है? ओडायर देखो एक लैटिन शब्द है ये। कैसा शब्द है? लैटिन, है ना? लैटिन, अभी आगे और क्वेश्चन आएगा। तो लैटिन वर्ड है, ये सवाल पूछा जा सकता है, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड है। पहले क्या होता था? पहले के ज़माने में देखो, ऑडिटोरियम, इज़ इट ऑडिबल, ऑडी वाला जो शब्द है, ये सुनने से संबंधित है। ठीक है? ऑडिटोरियम, ऑडिटर, ऑडिटर बोले सर ऑडिटर सुनने, बताता हूँ, वो तो ऑडिटर तो सुनाता होगा। देखो, पहले ज़माने में क्या होता था? ऑडिटिंग कैसे होती थी? जब ये बहुत ज़्यादा लिखा-पढ़ी कंप्यूटर वगैरह का ज़माना नहीं था, तो राजा-महाराजा के दरबार में अकाउंटेंट्स रहते थे, सब अलग-अलग डिपार्टमेंट का लेखा-जोखा रखते थे। राजा उसको चेक करवाने के लिए एक ऑडिटर रखता था, एक आदमी रखता था। वो आदमी कैसे जाँच करता था? बैठता था बीच में, हाँ भाई अब तुम सुनाओ, तुम अपना लेखा-जोखा का हिसाब सुनाओ, हाँ तुम सुनाओ। तो बाकी जितने भी अकाउंटेंट थे सब उसको सुनाते थे और वो सुनने के हिसाब से फिर वो चेक करता था। ठीक? तो वहीं से ऑडायर शब्द का जन्म हुआ। ऑडायर मतलब टू हियर, सुनना, एक लैटिन वर्ड है, और वहीं से ऑडिटर भी बना। ठीक है? ऑडिट और ऑडिटर, तो ऑडायर मतलब होता है सुनना, टू हियर। क्लियर है?
ऑडिटिंग में भी डिफाइंड एज एन इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल स्क्रूटनी डैश डैश डैश। अभी देखो, आप स्कूल कॉलेज में रहे होंगे तो आपको पूरा डेफिनेशन याद करना होता था कि ना, ये एक आध डेफिनेशन लिखना है भैया, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, तो लंबा चौड़ा पूरा एज इट इज वर्ड याद रख ले, ईज के बाद ए आएगा, फिर यहाँ पे द था, इतना तामझाम तमाशा होता था। लेकिन एमसीक्यू में ये आपको लाभ मिलता है, इसलिए मैं बोला यहाँ पर कोई बीकॉम एमकॉम वाले कितने भी परसेंटेज वाले होंगे वो मैटर नहीं करेगा। बोले सर 70% लाए, 80% लाए, कोई मैटर नहीं करता है। मैं खुद 43% है बीकॉम में, फर्स्ट ईयर में, धीरे धीरे खींच तान के उसको 50 एवरेज की है लास्ट। लेकिन हो सकता है कि भाई कोई सीए की तैयारी कर रहा हो, वो तो नहीं लाया, स्कोर नहीं किया, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका पैटर्न टोटली डिफरेंट है, ये एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, तो अभी इस टाइप के डेफिनेशन आपको याद करने हो तो आप पूरा याद नहीं करेंगे, सिर्फ जो कीवर्ड है उसको याद करेंगे। तो ऑडिटिंग के बारे में क्या बोल दिया, ऑडिटिंग में भी डिफाइंड एज एन इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल स्क्रूटनी, तो जो मेन वर्ड है बस उसी को लिख दिया, उसका लंबा चौड़ा और भी डेफिनेशन है, बस ये कीवर्ड को याद करना। ऑडिटिंग को क्या बोला है, इंटेलिजेंट और क्रिटिकल स्क्रूटनी बोला है, जांच बोला है। ठीक है, किसने बोला, तो ऐसे रखना, जो भैया जो बाटली पीता है, बाटली समझ गए, वो परेश रावल का डायलॉग ना, मेरा बाटली ला, तो भाई बाटली बॉय, तो जो बाटली पी रहा है बाटली बॉय हो गया। तो बाटली पीने से लोग क्या हो जाते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं, वैसे आप याद कर सकते हो इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल स्क्रूटनी, किसने बोला, बाटली बॉय ने बोला, बैटली बॉय। ठीक है, अंकेक्षण किसके लिए अनिवार्य है, ऑल सोल ट्रेडर, ऑल पार्टनरशिप फॉर्म, ऑल जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑल ऑफ दीज आप आंसर ले, नहीं, इसको आप कर सकते हो, ऑल जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्यों, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, कंपनीज का, कंपनीज को जो शेयर्स खरीद रहे हैं भाई, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स, उन लोगों का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, बड़े स्तर पर लगा हुआ है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए तो ऑडिटिंग आवश्यक ही है। ठीक है, क्लियर है। सामान्यतः छोटे एकल व्यापारियों में अंकेक्षण आवश्यकता नहीं होती, क्यों, क्यों नहीं होती, एक तो लीगली जरूरी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सभी बातें सही यहीं पे मेंशन कर दिया गया है, लीगली जरूरी नहीं है। स्वामी का पूर्ण नियंत्रण होता है, हाँ कंट्रोल, जैसे मैं, मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है, मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक योगेन साहू क्लासेस एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी नहीं बनी है, मैं सिंगल ओनर हूँ, सिंगल पार्टनर, सारा चीज़ मेरे कंट्रोल में है। तो मुझे लगे, मुझे जरूरत लगे तो मैं कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो कानूनी रूप से तो बाध्यता नहीं है कि कराना है, हो सकता है मेरे ग्रॉस रिसिप्ट उतने है ही ना कि ऑडिटिंग के दायरे में आए। ठीक, फिर प्रोवाइडर हैज फुल कंट्रोल, मेरा ही पूरा नियंत्रण है, सारे पैसे जो इनकमिंग आउटगोइंग आ रहे हैं मेरे ही खाते में डल रहा है, मेरे खाते से जा रहा है। ठीक है, और इसका कार्य क्षेत्र सीमित होता है, जी बिल्कुल, हम टीचिंग कर रहे हैं, एक फील्ड तक कर रहे हैं, अनलिमिटेड दूसरे काम भी नहीं कर रहे कि कोई सामान लाया उसको बेच दिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा रहे, सब तो नहीं है। इसलिए छोटे व्यापारियों के लिए अंकेक्षण आवश्यक नहीं होता, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा, आखिरी ऑप्शन। ठीक है, वैसे इसका ऑल ऑफ द बो होना चाहिए था आंसर, है ना, नन ऑफ द का जो ऑल ऑफ द बो। ठीक है, बट अगर अब, अगर हम इन तीन ऑप्शन में से एक चुने तो प्रोप्राइटर हैज फुल कंट्रोल ऑन इट, ये ऑप्शन को चुनना होगा। ठीक है, इसको, इसका कारण मैं बताता हूँ, अगर ऑल ऑफ द अबव रहता तो ऑल ऑफ द अबव हम आंसर चुन सकते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तीनों पॉइंट सही हैं, लेकिन अगर इन तीन में से हमको चुनना है और स्किप करना है तो लीगली इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि एक ग्रॉस रिसिप्ट का लिमिट एक्सीड करेगा ना, या कोई प्रोफेशन का ही क्यों ना हो, कोई बिजनेस है, कोई ट्रेडर है, टर्नओवर के बेसिस पे ऑडिटिंग हो जाता है, रिसिप्ट के बेसिस पे फिर आप कानूनी के दायरे के अंदर आ जाते हैं। ठीक, तो इस पॉइंट को हम स्किप कर सकते हैं। स्कोप लिमिटेड, जैसे अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल नो डाउट, हम कोई दूसरा सामान वगैरह नहीं बेच रहे, लेकिन टीचिंग का दायरा तो बढ़ सकता है, आज छत्तीसगढ़ में पढ़ा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के बाहर कर सकता हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाहर भी कर सकते हैं। प्रोप्राइटर एज फुल कंट्रोल, एक सिंगल पॉइंट हम मोस्ट सुटेबल बेस्ट अल्टरनेटिव, कभी कभार एमसीक्यूज में आपको सही जवाब नहीं लेना होता, आपको बेस्ट ऑप्शन लेना होता है, तो ये जवाब हो सकता है, स्वामी का पूर्ण नियंत्रण होता है छोटे एकल व्यापार में। ठीक है, जो गलतियां होंगी मुझसे होंगी, है ना, और मैं कर रहा हूँ तो अपने अकाउंट जांच के ही करूंगा, मैं कोई धोखाधड़ी तो नहीं करूंगा, किससे धोखा करूंगा, अपने आप से थोड़ी धोखा करूंगा। लेकिन हाँ, कर्मचारी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है कि उन लोग थोड़ा बहुत धोखाधड़ी कर दे। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन अभी फिलहाल बी लेके चलेंगे। निजी कंपनी का अंकेक्षण कैसा होता है, ऑडिट ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ये ऑडिटिंग वाला थ्योरी में भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो क्या बताया, ऑडिटिंग ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ये वॉलंटरी होता है, कंप्लीट कंपलसरी, देखो कंप्लीट और कंपलसरी तो नहीं बोलेंगे, ये निजी कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी है, सॉरी वॉलंटरी और कंप्लीट तो नहीं बोलेंगे, निजी कंपनी है, कंपनी है, कंपनी मतलब बड़ी कंपनी हो गई भाई, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए,
चाहे आप पब्लिक कंपनी की बात करें, प्राइवेट कंपनी की बात करें, ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? तो उसका ऑडिटिंग अनिवार्य हो जाता है। पहला इंस पहला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट किस देश में स्थापित हुआ? मैंने बोला ज़्यादातर ऑडिटिंग में आपको इतिहास अगर आप खंगालेंगे, तो इंग्लैंड से जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी, तो इसका आंसर भी इंग्लैंड आप ले सकते हैं। पहला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट किस देश में स्थापित हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। भारत में भी है, भारत का भी आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आईसीए की जगह आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? इंग्लैंड से हुआ और वहीं से फिर जो मॉडर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन है, वो शुरुआत हुआ। तो इसका आंसर हो गया इंग्लैंड। भारत में आईसीएआई की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो 1949 का पहले तो आप ईयर याद रख लेना। नेशनलाइजेशन कौन से बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और 1 जुलाई 1949 को आईसीएआई की स्थापना हुई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सार्वजनिक कंपनी के लिए अंकेक्षण क्या है? तो फॉर अ पब्लिक कंपनी ऑडिटिंग इज इनके लिए लग्जरी है क्या बताओ? सिंबल ऑफ प्रेस्टीज है क्या? नहीं, ये दोनों चीज किसके लिए हो सकता है? छोटे व्यापारी के लिए हो सकता है, छोटे शॉप्स है उनके लिए हो सकता है ना? लेकिन बड़ी कंपनी के नहीं है, बड़े कंपनी के लिए नेसेसिटी है, जरूरत है, आवश्यकता है, ठीक है? तो ऑल ऑफ द अबव देख के ऑल ऑफ द अबव आंसर मत मार देना, ये नीड है। 10,000 में बेची गई पुरानी मशीन को सेल अकाउंट में जमा कर देने की त्रुटि एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसी की मैं बात कर रहा था। अंकेक्षण को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज, तो देखो ऑल ऑफ द अबव देख के हम ऑल ऑफ द अबव मार देते हैं। ए और बी ऑप्शन आप देखें तो ए और बी को लगाने की एक हमको ऐसा लगता है टेंडेंसी रहती है कि ए और बी आंसर हो सकते नहीं। लेखा पुस्तकों की तैयारी ऑडिटिंग में नहीं आती है। प्रिपरेशन ऑफ बुक नहीं सर, कुछ तो प्रिपेयर करता है ऑडिटर, आप पढ़ाए थे ऐसे याद आ रहा है। अरे वो अपने नोट्स बनाएगा, वो अपने नोट्स बनाएगा, ऑडिटिंग वर्किंग पेपर्स होंगे उसके, ठीक? जैसे आप एग्जाम दिलाते हो तो केवल आंसर थोड़ी ना टिक मारते हो, डायरेक्ट ओएमआर में गोला थोड़ी ना भरते हो। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा था सर ये सीबीटी बेस्ड टेस्ट है क्या? सीबीटी टेस्ट है क्या? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है क्या? नहीं, व्यापम के सारे एग्जाम, ज़्यादातर एग्जाम्स 99% एग्जाम सब ऑफलाइन मोड पे होते हैं, आपको ओएमआर में गोला भरना है, ठीक है? तो प्रिपरेशन करता है, बनाता जरूर है, लेकिन वो अपने वर्किंग नोट्स बनाता है, ना कि अकाउंटिंग बनाता है, ठीक है? तो लेखा पुस्तकों की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बात गलत हो जाएगा। उसका काम सिर्फ और सिर्फ जांच करना होता है, लेखा पुस्तकों की जांच करना। कहीं ये लिखे रहेगा सजा देना, तो सजा देने भी काम उसका नहीं है, जज थोड़ी ना जो सजा देगा। कर चोरी से सुरक्षा का अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य है? प्रोटेक्शन फ्रॉम टैक्स इवेजन इज विच ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग? तो देखो, कर चोरी हो गया, टैक्स चोरी हो गया, एक मान के चलो अंबानी अडानी जी या कोई भी ऐसे बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो कायदे से उनको 30% टैक्स किसको देना चाहिए? सरकार को देना चाहिए। लेकिन वो पैसा सरकार को नहीं दे रहे, टैक्स चोरी कर ले रहे, तो उससे नुकसान किसका है? सरकार का नुकसान है, पहला नुकसान को तो सरकार का है। अब अगर वो पैसे सरकार के पास आती तो सरकार किसके ऊपर खर्च करती? सरकार खर्च करती पब्लिक के ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हमारे ऊपर। तो भाई वो पैसे खर्च नहीं हो पाएंगे, तो उससे सुविधा किसको नहीं मिल पाएगी? लोगों को नहीं मिल पाएगी, है ना? तो सामान्य जो लोग हैं उनको नहीं मिल पाएगा, ठीक है? समाज को नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो टैक्स चोरी हो रही है, ये दोनों के लिए हानि है, सरकार के लिए भी, समाज के लिए भी। तो ये टैक्स चोरी से बचाना ऑडिटिंग का कैसा उद्देश्य है? सामाजिक उद्देश्य है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? पान दुकान चलाने वाले के लिए अंकेक्षण क्या है? पान दुकान चला रहे, बताओ कितना, एक पान के 1,000 2,000 का थोड़ी ना बेच देगा, आता है वो भी पान आता है, अलग अलग प्रकार का पान आता है, 10,000 तक का पान आता है। लेकिन फिलहाल आप जाएंगे तो थोड़ी ना खाएंगे, 20 रुपये वाला पान खाएंगे बोले, उसमें भी आप एक्स्ट्रा गुलकंद डलवाएंगे, कतरी डलवाएंगे, ठीक है, सब एक्स्ट्रा डलेंगे बोले, 2 पत्ती डालो बोले। तो पान दुकान चलाने वाला, उसका सोचो ट्रांजेक्शन क्या होगा? ट्रांजेक्शन उसका छोटा होगा, कम होगा, ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, ज़्यादा टर्नओवर नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा इनकम नहीं होगा। तो उसके लिए ऑडिट कराना जरूरी है क्या? नहीं है, ठीक? तो उसके लिए ऑडिट क्या है? नेसेसिटी है कि लग्जरी है? लग्जरी है, विलासिता है। लग्जरी शब्द का मतलब मैंने बताया, जो भी चीज़ आपके लिए जरूरी नहीं है, जो भी चीज़ नीड नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, वो लग्जरी है। उदाहरण दिया था कार का, अगर आपका काम 8 लाख के कार में चल जा रहा है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं, 8 लाख के कार में काम बन सकती है, टाटा के कार में, मारुति की कार में, लेकिन आपको चाहिए BMW, ऑडी, मर्सिडीज, तो फिर वो नीड नहीं है, वो लग्जरी है। हाँ, आप अंबानी है, अडानी है, तब आप सेफ्टी पे ध्यान देंगे, बोले नहीं भाई मुझे टेस्ला गाड़ी लेना है, बोले मैं नहीं भी चलाऊं तो भी चल जाए, मैं पीछे बैठूं, ड्राइवर सीट पे कोई बैठे ना, चल जाए, फिर वो आपकी लग्जरी है, ठीक है? वो लग्जरी फिर नीड बन जाती है। फिलहाल पान दुकान ऑडिटिंग करवाएगा तो लग्जरी हो जाएगा। जहाँ आंतरिक नियंत्रण की संतोषजनक व्यवस्था नहीं हो, वहाँ कौन सा अंकेक्षण अधिक उपयुक्त है? विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोर सुटेबल वेयर देयर इज नो सेटिस्फैक्टरी सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक?
पीरियोडिकल, इंटरिम, कंटिन्यूअस। विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोर सुटेबल वेयर देयर इज नो सेटिस्फैक्टरी सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। उस केस में कंटिन्यूअस ऑडिट जरूरी हो जाता है, ठीक है। कौन सा? कंटिन्यूअस ऑडिट, क्योंकि लगातार ऑडिट होगा तो एम्प्लॉइज पे जितने भी मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उन पर मोरल चेक भी बने रहेगा, ठीक है, और पकड़ भी अच्छी होगी। नए साझेदार के प्रवेश के समय किया गया अंकेक्षण क्या कहलाता है? ये पार्शियल ऑडिट कहलाता है। ये नया टर्म आप सीखेंगे, क्या कहलाता है? पार्शियल ऑडिट। बीच में आ रहा है भाई, ऑडिटर एक नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन ले रहा है, उसको कंपनी के हिसाब किताब देखने, कहीं प्रॉफिट ज़्यादा तो नहीं दिखा रहे मुझे लालच देने के लिए, ठीक है। एक प्लास्टिक फैक्ट्री वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, ठीक है। तो बस वो ऑडिट क्या कहलाएगा? पार्शियल ऑडिट कहलाएगा। ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमेटी एपीसी की स्थापना किसने की? ये आईसीआई ने की है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 1 जुलाई 1949 को खुद इसका गठन हुआ है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। क्यों किया है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। सामान्यतः खातों में हेर-फेर कौन करता है? तो कौन हेर-फेर करेगा बताओ? पैसे का गबन कौन करेगा? जिसके पास भैया पैसे आ रहे हैं, कैशियर। पैसे का हेर-फेर वही कर सकता है, जिसके पास पैसे नहीं आ रहे वो कैसे हेर-फेर करेगा? तो जिसके पास रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करने की पावर है, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, हाथों में हेर-फेर वही कर सकता है। तो टॉप मैनेजमेंट के पास ये पावर रहता है, शेयर होल्डर थोड़ी ना, वो तो बस शेयर खरीदा और उसके प्रॉफिट्स ले रहा है, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट। यहाँ पर देखो एक और ऑप्शन, क्लर्क वगैरह, अकाउंटेंट, ये नियर बाई ऑप्शन है, लेकिन मैंने बोला आपको एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में सही ऑप्शन नहीं चुनना होता, आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है, बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना होता है, ठीक है। तो ये लेखाकार भी नहीं होगा, अकाउंटेंट नहीं होगा, टॉप मैनेजमेंट, ठीक। अगर हाँ टॉप मैनेजमेंट ऑप्शन में नहीं होता तो फिर बेस्ट ऑप्शन अकाउंटेंट हो जाता। ऑडिटिंग शब्द किस लैटिन शब्द से बना हुआ है? मैंने बताया ऑडायर। ऑडायर, ऑडिटिंग शब्द कहाँ से बना है? ऑडायर, और ऑडायर का मतलब होता है टू हियर, और ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। भारत में कंपनी खातों के अंकेक्षण कब अनिवार्य बनाया था? तो कंपनीज एक्ट के तहत 1914 में ऑडिटिंग को कंपलसरी कर दिया था कंपनीज लिख लिए, कंपनीज अकाउंट के लिए। ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी का क्या नाम है? तो ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी का नया नाम है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी एपीसी की स्थापना कब हुई? एपीसी की स्थापना हुई 1982 में, 17 सितंबर 1982, ठीक है। और आखिरी दो सवाल, रिलायंस जैसी कंपनी के लिए अंकेक्षण क्या है? तो रिलायंस के लिए भाई वो नीड है, वो लग्जरी नहीं है, वो नीड है, नेसेसिटी है। रिलायंस जैसी कंपनी, रिलायंस बड़ी कंपनी हो गई तो नेसेसिटी है। पान दुकान मालिक के लिए, शायद रिपीट हो गया, पान दुकान के लिए अंकेक्षण क्या है? उसके लिए लग्जरी है, ठीक है। और आखिर में जाते जाते मैं फिर बताना चाहूँगा, ठीक, ये ऑडिटर पिछले एग्जाम का फर्स्ट रैंक, ये सेकंड रैंक 2018 के एग्जाम का, ठीक। तो ये पूरा एक्सपीरियंस मैंने अपने इस कोर्स में डाला हुआ है। इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास चलेंगे। लाइव क्लास 4 से 6 और 6 का वो 7 भी हो जाता है, ठीक है। 4 से स्टार्टिंग है, देन एंडिंग का कोई सीमा नहीं है। उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे। फीस 5000 से भी डिस्काउंट करके 2900 में कराया जा रहा है। कुछ समय बाद ये वापस हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत आने पर ये हेल्पलाइन नंबर है 8770123687, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कहाँ से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, योगेन साहू क्लासेस ये ऐप है, ठीक। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ऐप डाउनलोड्स वाला संस्था है योगेन साहू क्लासेस, ठीक है। तो चलिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।